बिना टीपी के मोदी जी ने आज तक भाषण दिया। नेहरू जी कानून बना के गए थे, नीति बना के गए थे कि हिंदुस्तान कभी भी दो देश की लड़ाई के बीच में आएगा ही नहीं। फिलिस्तीन इस वक्त सही है। एक इंसान जो कैम्ब्रिज से करोल बाग तक सबसे एक ही व्यवहार में रहता है, तो क्या बड़ी बात नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस के साथ है, राजस्थान तो बहुत छोटी सी बात है। इंडिया ने 56 को लात मार के निकाल दिया। बाबर आजम की यूनिफॉर्म का नंबर भी 56 है। तरह क्रिकेट मैच में हुआ है, इसी तरह राजनीति के मैच में भी हुआ। पहले कहते हैं ना, एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला सब पे भारी जब थे तो 28 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन करना क्यों पड़ गया? क्या इंडिया अलायंस उनके सामने क्या बहुत बड़ा हो गया था? क्या इंडिया अलायंस से वो दब रहे थे? मोदी जी ने गार्डन्स के नाम बदल दिए, मोदी जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। मोदी जी आप करके क्या मानेंगे? और मैं तो कह रही हूँ आप चले जाइए। कहते हैं ना, मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चले जाऊँगा। तो आप अपनी फ़कीरी आप हमारे को मत दिखाइए, अपनी फ़कीरी आप ले जाइए। हम मोदी पे बोल देंगे तो हमारे को जेल हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए इजराइल और फिलिस्तीन की, जिस तरह से आजकल जंग लगातार वहां पे छिड़ी हुई है, नुकसान भी हो रहा है जान माल का भी, बच्चे हो या फिर बड़े हो, कहीं ना कहीं तबाही जैसा एक मंजर वहां पे देखने को मिल रहा है। कब तक चलेगा, कब थमेगा? और साथ साथ में अगर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो रुख है वो अपनाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने समर्थन किया है फिलिस्तीन का। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संदीप ने, तो आइए उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वजह है कि जो कांग्रेस है वो समर्थन कर रही है फिलिस्तीन? देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त फिलिस्तीन हमेशा रहा है। और अगर हम अभी देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारा हिंदुस्तान अभी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इजराइल से पहले हमारे यहाँ, अगर देखा जाए बहुत पुरानी बात अगर मैं लेके आऊँ, तो पहला समर्थन हमारे यहाँ हिंदुस्तान ने किया था तो वो फिलिस्तीन का किया था। दूसरी बार जो समर्थन किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नेहरू जी ने पहले सबसे पहले किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर से फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। और आज मोदी जी अगर इजराइल का सपोर्ट करे तो मेरे हिसाब से थोड़ा अलग हो जाएगा। और बहुत, क्योंकि ये हमारे यहाँ धर्म में तो पहले बात हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे है धर्म की लड़ाई हो रही है एक मस्जिद के पीछे। जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में 3 मस्जिद सबसे ज्यादा, मतलब टॉप मोस्ट जो मस्जिद है, मक्का, मदीना और अक्सा अभी फिलहाल इसी के पीछे लड़ाई हो रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, क्योंकि दोनों मुस्लिम कम्युनिटी है। और हमारे यहाँ तो नेहरू जी कानून बना के गए थे, नीति बना के गए थे कि हिंदुस्तान कभी भी दो देश की लड़ाई के बीच में आएगा ही नहीं। लेकिन देखा जाए जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे लगातार निशाना साध रहा है कि यहाँ पे भी देखा जाए जिस तरह से जितने भी देश हैं वो देखा जाए तो क्या कहते हैं इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस ही है जो फिलिस्तीन का साथ दे रही है। साथ में देखा जाए फिलिस्तीन का समर्थक इस वक्त जो है पाकिस्तान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़ा जा रहा है। जैसे पाकिस्तान है वो मिनी पाकिस्तान उसको बताया जा रहा है। देखिए, मिनी पाकिस्तान अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत बात होगी, बिकॉज तीनों ही देश में, इजराइल, फिलिस्तीन और हिंदुस्तान में भी आधी आबादी मुस्लिम्स की है, और पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम्स का है, थोड़े बहुत हिंदू वहां पे भी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी तो तीनों देश में है, चारों ही देश में। हाँ, जिस तरह से फिलिस्तीन का सपोर्ट रूस कर रहा है और अमेरिका कर रहा है इजराइल का सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से दोनों ही आए। फिर ये राजनीति के हिसाब से हो सकता है, वो अपने हथियार बेचने के लिए, क्या पता दोनों ही देश के सपोर्ट में हो। रूस अपने हथियार बेच रहा है, अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है। और जहां तक देखा जाए तो इजराइल में अभी चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो देखा जाए भारत में भी आने वाले हैं, तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव जो है, ये जो वहां जंग हो रही है, वहां जो युद्ध हो रहा है, उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ नहीं होने वाला कि वो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। देखिए, कांग्रेस को फायदा होगा नहीं होगा या ये तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, जनता जरूर जानती है, और जनता में अगर मैं आऊँ तो बिल्कुल कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, क्योंकि फिलिस्तीन हमारा देश हमेशा से बेसहारा लाचार के साथ रहा है। और वो इस टाइम अगर देखा जाए फिलिस्तीन गलत भी नहीं है। अगर गलत हो तो मैं भी उसका विरोध करूँ, मैं भी फिलिस्तीन के साथ हूँ। फिलिस्तीन इस वक्त सही है। आप अब अगर मैं पुरानी हिस्ट्री लेके आऊँ तो इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के अंडर था, फिलिस्तीन ही था पूरा। इजराइल में से एक अलग अलग करते गए, उसी इजराइल अब फिलिस्तीन को, इतने बड़े देश को अब इतना छोटा सा कर दिया है। अब वो भी फिलिस्तीन बीच में फंस गए, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है जाने की। यहाँ मिस्र आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें। और कांग्रेस को शायद बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी अब कांग्रेस के साथ है, शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ बोला जाता है। अगर कहीं भी बात की जाए तो वहां ये बोला जाता है
17% के वोट के लिए जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखा जाए तो गरीबों के बीच में बैठते हैं, सिर्फ 17% वोट से वो जीतेंगे नहीं। देखिए, अगर वो 17% वोट के पास जा भी रहे हैं ना, तो आप मानिए, अगर वो 17% वोट है कौन, जिनका दर्द कोई सुनता नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत मुस्लिम्स हैं, कई तो बहुत पिछड़े हैं, कई जो एजुकेटेड है, वेल डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को समझ तो रहे हैं, और जो अनपढ़ है कहीं ना कहीं अब वो भी आगे आ रहे हैं कि राहुल गांधी जब से मिलने गए हैं या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, जनता में एक मतलब लगाव आ गया। और हमारे को ऐसा ही नेता चाहिए जो डाउन टू अर्थ रहे, एकदम जनता के पास आए। आप देखिए, एक इंसान जो कैम्ब्रिज से करोल बाग तक सबसे एक ही व्यवहार में रहता है, तो क्या बड़ी बात नहीं है? उनको आप लद्दाख गए, उन्होंने बाइक चलाई, वो गए, उनको बाइक ठीक करनी आती है, जहाज ठीक करना आता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हैं, अमेरिका जाके वो भाषण देते हैं। क्या मोदी जी आज तक एक भी भाषण दे पाए हैं? बिना टीपी के मोदी जी ने आज तक भाषण दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं मोदी जी की जबान। और अगर बात की जाए साथ में कांग्रेस की, हिमाचल में अभी प्राकृतिक आपदा आई थी, जहां पे बोला गया था कि वहां पे जब कांग्रेस आई है भारत में, उस वक्त बोला गया था कि महिलाओं को 1500 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। आज तक उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, बात बोलने में कुछ और है और करने में कुछ और है? देखिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस अपने जेब से तो दे नहीं सकती है। मैं भी सरकार में आऊं, अगर मैं भी राजनीति में जाऊं, तो मैं भी अपने जेब से थोड़ी ना दे पाऊंगी। बहुत महिलाएं, केंद्र सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप मानिए वो राज्य का भी है, तो राज्य में भी इतना नहीं है, या वो आपत्ति को देखे, जो हमारा नेचुरल डिजास्टर हुआ है उसे संभालें, या फिर वो 1500 देने में लगे। पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना कि जो प्राकृतिक हमारा नुकसान हुआ है हम उसे देखें। तो फिलहाल चल रहा है, आगे देखते हैं, अगर नहीं हुआ बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं कर रहे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये भी बोला जा रहा है, राजस्थान में जिस तरह से बोला गया है कि अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार आती है, प्रियंका दीदी ने बोला है कि 500 रुपए दिए जाएंगे, 1000 दिए जाएंगे, और जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या लगता है, ये सेम जो काम है धरातल पे होगा या सिर्फ बातों में ही रहता है? देखिए, राजस्थान में अगर मैं कहूँ तो जादूगर का जादू देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो जादूगर हैं और कभी भी मतलब तख्ता पलट तो क्या, वो तो तख्ती उनका है, तो जादूगर का जादू तो देखने को बिल्कुल मिलेगा। और बीजेपी अभी राजस्थान को भूल ही जाए। बोला जा रहा है इस वक्त बीजेपी आएगी, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल के बाद जो है वो सत्ता पलटती है, हर 5 साल में सरकार वहां की चेंज। देखिए, हमारे यहाँ धनखड़ जी राजस्थान से हैं, क्योंकि जाट उनको वोट मिल रहा है। उनको वोट के लिए अभी बोल दिया गहलोत जी ने कि आप बार बार वोट के लिए आ रहे हैं, कितने बार मेरे राज्य में विजिट करेंगे? अगर वोट के लिए अगर ये किसी जाति या संप्रदाय का अगर रखें तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हिंदुस्तान की राजनीति में जाट का विरोध नहीं कर रही, मेरे बहुत दोस्त हैं जाट, लेकिन अगर एक ही जाति का आप अगर समर्थन ले तो ये बहुत गलत बात हो गई, क्योंकि जाट वोट सबसे ज्यादा है। तो शायद कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि बीजेपी को इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे धनखड़ जी वहां जाएंगे, तो बीजेपी बिल्कुल भूल जाए, धनखड़ जी के जाने से कोई वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ वोट बढ़ सकते हैं जो उनके परिवार के, वरना पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस के साथ है। राजस्थान तो बहुत छोटी सी बात है। फिर से जो है इस बार इतिहास दोहराया जाएगा कि फिर से वहां पे कांग्रेस ही आने वाली। 70 साल देश पे उन्होंने एक तरह से राज तो क्या ही कहूंगी, देश के लिए काम किया, देश के नौकर बन के रहे, और शायद अब 2024 में फिर तख्ता पलट होने वाला है। शायद 56 इंच की अभी जो छाती है, सीना है, उस पे शायद इंडिया एलायंस का पड़ेगा। जैसे अभी आप क्रिकेट देख लीजिए ना, इंडिया ने 56 को लात मार के निकाल दिया। बाबर आजम की यूनिफॉर्म का नंबर भी 56 है, 56 है। तो शायद इंडिया फिर से जिस तरह क्रिकेट मैच में हुआ है, इसी तरह राजनीति के मैच में भी होगा कि इंडिया 56 को एकदम हटा देगी लात मार के। साथ में अगर बात की जाए, जिस तरह से देखा जा रहा है इंडिया अलायंस की आपने बात की, ये भी बोला जा रहा है कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में अंदर ही अंदरूनी जो है वो कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा। तो सब कह रहे हैं हम अपना खुद से लड़ेंगे, हम किसी भी पार्टी के सहयोग से नहीं लड़ेंगे।
देखिए, पहली बात, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को शायद अभी ये आम आदमी पार्टी या इन सब पार्टियों की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हम लोग सबका साथ सबका विकास जैसा मोदी जी करते हैं, मोदी जी करते तो नहीं है, कहते ही बिल्कुल है, जुमला जरूर कहते हैं, लेकिन शायद सबका साथ सबका विकास कांग्रेस ही रखेगी। आगे देखते हैं। अगर हाँ, हम नहीं कह सकते कि फूक डलने वाली है नहीं डलने वाली है। हाँ, अभी देखा जाए तो बिल्कुल ही एक नया चेहरा सामने आएगा, जल्दी आएगा, देखने वाली बात, समय का इंतजार। क्या लगता है किस को देख रहे 2024 में अगर कांग्रेस आती है, इंडिया अलायंस से अगर जीत होती है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे पीएम मोदी की? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री के पद पर देखा जाए तो शायद जो हमारी इंदिरा गांधी जी के जो वंशज हैं, हमारे राहुल जी और प्रियंका जी शायद देखने को मिला, क्योंकि बड़े चेहरे हैं और इंडिया अलायंस में शायद उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। खड़गे साहब तो मेरे को लगता नहीं है अभी रेस में शायद वो आ पाए। आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, वो अपनी पार्टी के, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल जी और प्रियंका जी को मैं ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो बोला जाता है अब की बार 400 पार मोदी सरकार। देखिए, बुझता हुआ दिया जैसे ज्यादा फड़फड़ाता है, तो शायद वही हो रहा है कि बुझता हुआ दिया थोड़ा ज्यादा फड़फड़ा रहा है, और वो फड़फड़ा रहा है बिल्कुल। 56 इंच का अगर जो सीना है वो अगर पहले कहते हैं ना, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी जब थे तो 28 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन करना क्यों पड़ गया? क्या इंडिया अलायंस उनके सामने क्या बहुत बड़ा हो गया था? क्या इंडिया अलायंस से वो दब रहे थे? अगर कोई प्रधानमंत्री अगर किसी गठबंधन से डर के अगर हिंदुस्तान का नाम या देश का नाम ही बदल देगा तो शायद वो बहुत बड़ी बात है। इंडिया भारत की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है जो इंडिया से भारत के नाम बदलने वाली जो बात है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से डर के ही की गई है क्या? शायद क्या, ये बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है, एक गठबंधन बन गया इंडिया। अब मोदी जी डर रहे हैं, पता नहीं क्या मोदी जी को कांग्रेस से दिक्कत है या बाकी अपोजिशन से दिक्कत है, होनी चाहिए पर ज्यादा ही दिक्कत हो गई है। तो शायद मेरे हिसाब से देश का नाम बदल लेना। अगर मैं मोदी जी अगर या कोई भी देख रहा हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी जगह का नाम बदल दें, अगर आप कर्तव्य राजपथ को कर्तव्य पथ कर देंगे तो क्या आसमान नीचे आ जाएगा, धरती ऊपर चली जाएगी, या जमीन पर फूल उगने लग जाएंगे, या घास बिछ जाएगी, या क्या होगा? आप वहां जाएंगे तो आप वहां सोने क्यों जाएंगे? कुछ नहीं होगा ना। नाम बदल, राजपथ से एक अलग यूनिक फीलिंग आती थी, बहुत अच्छा लगता था कि राजपथ, आप हिंदुस्तान के राजा है, पहला सिटीजन जो है हिंदुस्तान का, बिल्कुल वो राजा है। राजपथ में अलग फीलिंग, कर्तव्य पथ कर दिया। मोदी जी करना क्या चाहते हैं? मोदी जी ने गार्डन्स के नाम बदल दिए, मोदी जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। मोदी जी आप करके क्या मानेंगे? और मैं तो कह रही हूँ आप चले जाइए, कहते हैं ना मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो आप अपनी फकीरी आप हमारे को मत दिखाइए, अपनी फकीरी आप ले जाइए, अपना झोला भी उठाकर ले जाइए, और जाते जाते आपके झोला चेक भी होगा कि उसमें रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइन। जो ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि घोटाला घोटाला, शायद वही स्मृति ईरानी कभी सिलेंडर के लिए निकलती थी, शायद प्याज के लिए निकलती थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? ये जो लोग बीफ का कहते हैं कि बीफ बीफ, अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 5 फैक्ट्रियां हैं बीफ की, और उसमें से 3 फैक्ट्री हमारे जो है हिंदू लोगों की हैं। हिंदू 3 फैक्ट्रीज हैं सबसे बड़ी, जिसमें से अरब ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। एक सबसे बड़ी बीफ की फैक्ट्री है, उसमें 1800 टन हर महीने हर दिन ऐसे करीब करीब वहां से सप्लाई होता है। क्या आप कहते हैं? और उसमें से बीफ तो स्मृति ईरानी की बेटी भी गोवा में बेचती है, ये तो आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो साफ सीधी सी बात है। आप कहते ना, दूसरों के जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, तो ये वही बात है, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो क्या सीधी सीधी बात है कि स्मृति ईरानी अपने ही घेरे में फंस गई है कहीं ना कहीं। हमारा देश जब कह रहे हैं हम मोदी पे बोल देंगे तो हमारे को जेल हो जाएगी, हम किसी नाम से बोल देंगे तो जेल हो जाएगी। पक्ष का कहीं ना कहीं जो डर है वो जनता में समार चुका है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि हम बोलेंगे खिलाफ अब सरकार के तो हमें जेल हो जाएगी, या हमें पुलिस रातों रात उठा के ले जाएगी ईडी की रेड पर। देखिए, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आप हमारे को डिटेन कर लेते हैं, आप हमारे को जेल में डाल देते हैं। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कितनों को डिटेन किया, कितनों को जेल में डाल दिया, कितने तो शहीद हो गए, कितने के सपूत चले गए, कितने के पिता चले गए। बहुत बहुत काला इतिहास था हमारे यहाँ का। आप हमारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखा जाए तो चौथा स्तंभ हमारे मीडिया को कहते हैं, आप लोगों को हमारे चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथा स्तंभ अगर हम देखा जाए तो आजकल वो भी गोदी है। हाँ, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप हैं और बहुत सारे, कईयों को डिटेन कर लेते हैं, कईयों को जेल में डाल देते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हमारे को कुछ अधिकार, वो सारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं और अधिकार हमारे सारे जा रहे हैं। 2024 में क्या लगता है कि
फिर से मोदी आएंगे या फिर विपक्ष जो है वो आएगा, इंडिया अलायंस की जीत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।